So hello everyone, in this lecture we are going to do some practice questions on Newton's law of motion. So as कि मेरे पिछली वीडियो में मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जो है थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था, तीनों लॉ के बेसिक्स और जो है तीनों लॉ का कॉन्सिक्वेंसेस हमने पिछली लास्ट लेक्चर में जो है देखा था। तो प्लीज वॉच दैट लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो बेस्ड रहेगा CU8 और BSc नर्सिंग एंड थोड़ा सा JEE एंड ऑल्सो नीट। जो है हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है, ये जो न्यूटन्स के जो तीनों लॉ हैं, ऑल ऑफ थ्री लॉज, इसके बेसिस पे जितने जो क्वेश्चंस हैं, कुछ पीवाईक्यूज और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दी हुई है कि अ बॉडी कंटिन्यूस इन इज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स रिप्रेजेंट विच लॉ। तो ये एक लॉ की जो स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसमें हम लोग को बताना है ये कौन सा लॉ है। तो सिंपली देख सकते हो कि ये क्या है, स्टेट ऑफ मोशन के बारे में बात करें तो ये कौन सा लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्यों? क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ किसके बारे में बात करता है, स्टेट ऑफ मोशन के बारे में और फोर्स कैसे उससे एसोसिएट होती है। और ये जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ, ये किस बारे में बात करते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो ये फोर्स का जो है मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देता है। न्यूटन का थर्ड लॉ हम लोग क्या पढ़े थे, एक्शन रिएक्शन पेयर वाला पार्ट था ये, एक्शन रिएक्शन पेयर वाला पार्ट है ये। और केपलर का थर्ड लॉ ये एक एक्स्ट्रा है। तो ये इसका आंसर मुझे तुम लोग कमेंट बॉक्स में देना। तो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये सिंपली स्टेटमेंट है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। तो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स कैन बी एसोसिएटेड विथ, फोर्स जो है किससे एसोसिएट होती है, चेंज ऑफ पोजीशन से, वेलोसिटी से, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन से, या नन ऑफ दी अब। तो हम लोग ने जो है देखा था कि वेलोसिटी जो फोर्स है वो क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, फर्स्ट थिंग। वेलोसिटी पे भी फोर्स डिपेंड नहीं करती, बट ये जो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, यही तो फर्स्ट लॉ था। तो फोर्स किससे एसोसिएट होती है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन से। फोर्स कब किससे एसोसिएट होगी, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने। तो ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, विच हैज मोर इनर्शिया। तो चलो कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ जितने क्वेश्चन है अगर करेक्ट है तो +1, गलत है तो -1। तो ये कंसिडर करके हम लोग चलते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स जरूर लिखना। तो विच हैज मोर इनर्शिया, तो हम लोग फर्स्ट लॉ में पढ़े थे कि इनर्शिया जो है, जो इनर्शिया वर्ड है ये क्या था, ये बॉडी की क्या थी, नेचुरल टेंडेंसी थी किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की क्या, रजिस्ट करने की। किसको रजिस्ट करता है, स्टेट ऑफ मोशन को। तो सिंपली हम लोग क्या उधर देखे थे कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। मतलब मास ज्यादा तो क्या इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया भी तुम लोग का कम। तो यहाँ पे पहला है हल्क, आयरन मैन, बोथ और नन। तो सिंपल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मास किसका है, किसका मास है, करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू मोमेंटम, नहीं, इनर्शिया, हाँ इनर्शिया की वजह से तो होता है, बट इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक्शन रिएक्शन, नहीं इसकी वजह से भी नहीं होता। तो ये क्या है, हमें अभी तक क्या पता था कि जो बॉडी का मोशन को जो चेंज है, जो रेजिस्ट है, वो किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से। बट यहाँ पे क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट दो चीजें दी हैं। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स, मतलब बस पहले क्या थी, मोशन में थी। इनिशियल में बस क्या थी, मोशन में थी, फिर क्या हुई, रुक गई, स्टॉप। पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड ड्यू टू, तो इनिशियल बॉडी का जो है स्टेट क्या है, मोशन में है। फिर क्या हो रहा है, वो रुक जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी इनर्शिया एक्ट करेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पहले बॉडी क्या थी, मोशन में थी, और फिर क्या है, रुक गई। तो जो बॉडी है तुम्हारी, पैसेंजर जो है, वो क्या चाहेंगे कि
वो अभी रेस्ट पे ना आए, वो रेस्ट पे आना नहीं चाहेंगे, उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ, अब तुम लोग देख रहे हो सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्यों नहीं है। सो अगर हम लोग कंसीडर करें एक बस है तो रुकी हुई है पहले से ही, तो बस अगर अचानक से मोशन करेगी, तुम लोग कहाँ फोर्स से फील करते हैं, जो पैसेंजर कहाँ जाते हैं, बैक साइड। क्यों? क्योंकि अब जो पैसेंजर का स्टेट ऑफ मोशन है वो रेस्ट है, और चेंज किस पे हो रहा है, मोशन पे। तो अब जो इनर्शिया लगेगा वो क्या रहेगा, वो इन लोग का इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला रहेगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को रेस्ट से मोशन में जो रेजिस्ट होगा वो रहेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और जो मोशन से रेस्ट पे आएगा या स्टॉप होगा उधर जो इनर्शिया वर्क करेगा वो रहेगा इनर्शिया ऑफ मोशन। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। सो कंसीडर करते हैं, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 केजी, फाइंड एक्सीलरेशन। तो इसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या था, फोर्स का क्या था, फॉर्मूलेशन, F इक्वल्स टू एम ए। क्या क्या गिवन है, फोर्स दिया 10 न्यूटन, मास दिया 2 केजी, एक्सीलरेशन बताओ, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, F डिवाइड बाई एम। F क्या है, 10 न्यूटन, मास 2 केजी, एक्सीलरेशन कितना है 5, इसकी यूनिट क्या आएगी, केजी मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ गन एंड बुलेट इज सेम, देन विच हैज मोर एक्सीलरेशन। तो ये ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसे ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये मैंने अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया था इस बार। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ गन एंड बुलेट इज सेम, देन विच हैज मोर एक्सीलरेशन। पहले समझो ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है। क्या बोल रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बुलेट एंड ये गन क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब तुम गन को फायर करोगे तो क्या होता है, रिकॉइल होता है, रिकॉइल की वजह से बुलेट जो है आगे जाती है और गन हल्का सा रिकॉइल होते हुए पीछे आती है। ये क्वेश्चन उसी बारे में बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, विच हैज मोर एक्सीलरेशन। अब तुम लोग देखोगे तो ये क्या है, ये थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है। अब इसमें मानो हो क्या रहा है, चलो हम लोग अच्छे से ये समझते हैं एक बार हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। तो गन में से जब बुलेट फायर हुई तो बुलेट वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है और गन की रिकॉइल क्या होती है, बहुत थोड़ा सा। क्यों, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, विच हैज मोर एक्सीलरेशन। बुलेट क्या है, बहुत ज्यादा स्पीड से निकल जाती है, गन क्या होती है, बहुत स्लो जाती है, रिकॉइल होती है। तो ऑफ कोर्स एक्सीलरेशन ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ गन। लेकिन क्यों, क्यों, क्योंकि फोर्स दोनों पे सेम है। तो कंसीडर करो F इक्वल्स टू एम ए। अगर फोर्स दोनों पे सेम है तो एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, 1/मास, 1/मास। अब मुझे बताओ, जिसका मास ज्यादा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इनवर्सली एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए जो बुलेट है उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गन। सो ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फिर से वही क्वेश्चन, इफ सेम फोर्स एक्ट्स ऑन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस देन। अभी हमने समझा क्या, अगर दो बॉडीज पे जो है फोर्स एक्ट कर रही है वो दोनों सेम हो तो उसका एक्सप्रेशन क्या सेम होगा। एक्सप्रेशन क्या मास के प्रोपोर्शनल होगा, एक्सप्रेशन क्या मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, ओनली मास, मास एंड वेलोसिटी, फोर्स, ओनली वेलोसिटी। तो मोमेंटम की इक्वेशन क्या थी, ये किस पे डिपेंड करता था, मास टाइम्स हमारी वेलोसिटी पे। तो इसका मतलब क्या, मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब मास और वेलोसिटी दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखो, अ 5 kg ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स 20 न्यूटन,
फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। अब ये तुम लोग देख के बोलो सर ये क्या क्वेश्चन आ गया। सो सबसे पहले सिंपल है, जो तुम्हें आता है वो पहले लिख दो। हम लोग ने क्या सीखा, एफ। एफ क्या सीखा, मास टाइम्स एक्सप्रेशन। पहले ये लिख दिया सिंपली। फिर क्या होता है, एफ क्या होता है, मास। एक्सप्रेशन क्या मैंने बताया था, एक्सप्रेशन बताया था चेंज ऑफ बाई डी टी। ठीक। अब डीवी बाई डी टी हमारा होगा एफ बाई एम। एफ कितना है, 4 से 20 न्यूटन। मास कितना है, 5, 5 4, यहाँ पे आएगा 4। तो डीवी बाई डी टी क्या होगा, 4। यहाँ से वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, इस डी टी को यहाँ भेज दो, इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डी टी। तो फिर क्या करो, इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। बाई डी टी इक्वल्स टू 4, डी क्या होगा 4 dt। अब दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन हम लोग ले लेंगे तो क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल होकर क्या बचेगा, v इक्वल्स टू 4 टी। कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, t। स्टार्ट क्या हुआ 0, ये कहा 4 पे वेलोसिटी क्या होगी, 4 विथ 16 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई तुम लोग की वेलोसिटी। अगर तुम लोग इससे नहीं कर सकते तो ये सेकंड मेथड है। ये सेकंड मेथड क्या है, पहले तुम लोग निकालो इसका एक्सप्रेशन। कैसे निकालोगे, एक्सप्रेशन आ जाएगा एफ बाई एम। तो इससे क्या हुआ, एफ बाई एम से क्या आएगा तुम्हारा एक्सप्रेशन जो आएगा 4 kg/s²। अब तुम इस पे क्या कर दो, तुम इस पे लगा दो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू प्लस ए टी। ये अगर याद है तो यू मतलब इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी क्या है 0 है। इस पे एक्सप्रेशन 4 आया। टाइम कितना, कितने टाइम पे इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, 4 सेकेंड। 4 क्या आया, 16 मीटर पर सेकेंड। तो आइधर तुम लोग ये वाला यूज करो, ये वाला। कुछ नेक्स्ट कुछ, ये है न्यूटन के थर्ड लॉ से है ये क्वेश्चन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज कैंसल ईच अदर, एक्ट्स ऑन सेम बॉडी, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, आर इन। तो कैंसल ईच अदर नहीं, ऐसा तो नहीं होता। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग ने क्या कंसीडर किया, गन और बुलेट वाला एग्जांपल, जिसमें रिकॉइल थोड़ा सा होता है बट बुलेट की जो वेलोसिटी या एक्सीलरेशन वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये तो कैंसिल तो नहीं होता। एक्ट ऑन सेम बॉडी, नहीं सेम बॉडी पे नहीं है, बुलेट पे एक फोर्स है, गन पे के मतलब एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या करती है, डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो वेट एंड नॉर्मल, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेट जो है नीचे लगता है, नॉर्मल क्या होता है ऊपर। ये दोनों क्या है, इसी ऑब्जेक्ट पे है ये फोर्स लग रही है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर। फोर्स ऑफ अर्थ ऑन बॉडी, फोर्स ऑफ बॉडी ऑन अर्थ। ये अर्थ है, तो तुम लोग, तो तुम अर्थ को क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और तुम पर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। हाँ, ये अलग अलग बॉडी पे है तो ये हो सकता है। फ्रिक्शन एंड वेट, नहीं, फिर से फ्रिक्शन जो है यहाँ लगता है अगर बॉक्स है, फ्रिक्शन फ्लोर पे लगेगा, वेट नीचे है, तो ये है। फोर्स एंड एक्सलेशन, तो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अर्थ ऑन बॉडी एंड फोर्स ऑफ बॉडी ऑन अर्थ, ये क्या है तुम्हारी एक्शन पेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन एक्सीलरेशन इज। अगर तुम्हारी फोर्स जो है कांस्टेंट हो गई तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एफ इक्वल्स टू एम ए। अगर फोर्स कांस्टेंट हो गई, एक्सीलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। इफ नेट फोर्स एफ नेट इक्वल्स टू 0 देन बॉडी मस्ट बी। अगर एक बॉडी है उस पे जो एफ नेट है, टोटल फोर्स जो एक्ट कर रही है वो 0 है, तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट पर होगी। हाँ, रेस्ट पर होगी। नो, ये रॉन्ग है, पहले सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ो। एट रेस्ट, मस्ट बी इन मोशन, एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी एक्सलरेट। एफ नेट इक्वल्स टू 0, वैसे लिख लो, एफ इक्वल्स टू एम
ए एट रेस्ट, हाँ फोर्स जीरो होती है रेस्ट पे। मस्ट बी इन मोशन, मोशन में भी फोर्स जीरो हो सकती है। एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब बॉडी रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? एम होता है डीवी बाई टी। कांस्टेंट वेलोसिटी का यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है कि जो v है कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। इसका मतलब या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स हम लोग नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव कर रहा है, क्योंकि दोनों केस में जो फोर्स, नेट फोर्स जो होती है ऑब्जेक्ट की वो जीरो होती है। तुम लोग कभी ये नहीं बता सकते कि तुम रुके हुए हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, अगर मैं सिर्फ फोर्स की इंफॉर्मेशन मतलब सिर्फ फोर्स बता दूं कि जीरो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A body is moving with constant velocity. Which statement is correct? अगर एक बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगी? एक्सप्रेशन जीरो होगा क्या? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी जा रही है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सप्रेशन क्या होगा? जीरो। और अगर एक्सप्रेशन जीरो है तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? जीरो। तब दोनों ऑप्शन जो इसमें क्या है, करेक्ट है। एफ नेट नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्या रॉन्ग ऑप्शन है। मोमेंटम p इक्वल्स टू जीरो, मोमेंटम किससे रहता है? p इक्वल्स टू एम वी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो p क्या होगा? नॉन जीरो होगा। इसमें क्या ऑप्शन है? सिर्फ ये सही है, a इक्वल्स टू जीरो और एफ नेट इक्वल्स टू। तो ऑप्शन क्या है, सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन में जो है ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि y एक्सिस पे तुम्हारी फोर्स है, x एक्सिस पे तुम्हारा एक्सेलरेशन है, क्या पूछा है? मास पूछा है। तब तुम लोग बोलेगे सर ये क्वेश्चन कैसे करें, यहाँ पे हम लोग देख रहे एक एफ है, ए है और एक ये लाइन है जो बीच से जा रही है। सिंपल है कि हमें जो आता है पहले वो लिख देते हैं, एफ इक्वल्स टू एम ए, ये लिख दिया। और हमें क्या आता है, लाइन के साथ साथ हमें क्या आता है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्वेश्चन देखी लग रही है, स्ट्रेट लाइन की। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या होता है? स्लोप होता है। सी क्या होता है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बोले तो तुम्हारी जो लाइन है वो कहाँ जाके कट कर रही है। सो इन दिस केस ये क्या है, जीरो पे कट कर रही है तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स। अब y क्या है? फोर्स। x क्या है तुम्हारा? a। मास क्या आ जाएगा? f अपॉन a। तो यही देख लो, यहाँ पे फोर्स 10 है, एक्सलेशन कितना है? 2। फोर्स क्या है? 20। एक्सलेशन कितना है? 4। फोर्स क्या है? 30। एक्सलेशन कितना है? 6। फोर्स क्या है? 14। एक्सलेशन कितना है? 8। तो अब किसी ये वाला ही कंसिडर कर लो कि फोर्स क्या है तुम्हारी? एफ एफ 14। एक्सप्रेशन कितना है? 8। तो मास कितना आएगा? फोर्स अपॉन एक्सप्रेशन, 14/8 बस टू 5। या फिर यही वाला कंसिडर कर लो, यहाँ पे एक्सप्रेशन कितना है? मास इधर से अगर देखें एफ बाई ए, फोर्स कितना है? 10। एक्सप्रेशन कितना है? 2। ना मास है 5 kg। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो इससे हम लोग को क्या है, यहाँ कंसिडर करो या यहाँ कंसिडर करो, मास जो तुम्हारे वो सेम ही आएगा। तो इधर से हम लोग का मास का आंसर क्या है? तो कंसिडर करते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ सिस्टम वेयर मास इज चेंजिंग, हाउ इज सेकंड लॉ करेक्टली रिटर्न। तो इधर मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं। सो पहले हम लोग ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग जानते हैं कि वेट और मास में क्या डिफरेंस। हेलो। वेट एंड हेलो। मास। तो तुम लोग ही मुझे बताओ वेट क्या होता है? डब्लू। डब्लू क्या होता है? एफ एम टाइम्स सी और एम टाइम्स ए। ये तुम लोग का क्या रहता है? वेट। यानी वेट क्या रहता है? डब्लू इक्वल्स टू एम ए। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई भी पर्सन है या कोई भी, लेट से तुम लोग ही हो या लेट से तो भी कंसिडर कर लो, उसका लेट से वेट है 70 kg,
तो ये क्या है, ये इसका मास है कि वेट है? ये जो है इसका वेट है। W इक्वल्स टू मास टाइम्स A इज इक्वल्स टू 70 kg। तो इसका मास कितना होगा? मास इसका जो हो जाएगा kg डिवाइड बाई A। ये क्या है तुम लोगों का ग्रेविटेशनल कौन सा एक्सलेशन है? समझ लो लेट्स से 10 ही कंसीडर करके अभी चलते तो 7 kg। तो जो एक्चुअल मास है पर्सन का हुआ है 7 kg। ये क्या है? जो है इंट्रिंसिक मैटर के ओ है मास, इंट्रिंसिक मैटर। और जब पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी तो का जो है हम लोग वेट फिर मेजर करते हैं, वो कितना हो जाएगा 70 kg। तो इधर से तुम लोग क्या समझ रहे हो, मास जो रहेगा, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि वेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सप्रेशन, देयरफॉर वेट इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सप्रेशन। मास जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्यों? कि मैं बोलूँ अगर तुम लोग का मास जो है यहाँ पे 7 kg है अर्थ पे, तो मून पे बताओ कितना होगा? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर करके एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। अरे तो हाँ, तो हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं। तो अभी पता चल गया वेट क्या होगा तुम लोग का। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करेगी तो हम क्या मेजर करेंगे, उसका वेट, और फोर्स वहां से हटा दे तो क्या बचता है, उसका मास बचता है। तो कंसिडर करते हैं कि तुम हो, तुम्हारा वेट है 70 kg ऑन अर्थ, वेर योर एक्सप्रेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसका ये कंसिडर कर लेते हैं। तो इधर से तुम्हारा मास क्या आएगा, 70 डिवाइड बाई 10 प्लस टू 7। तुम्हारा मास क्या है 7। अगर यही तुम लोग मून पे चले जाओ, तो मून का जो एक्सप्रेशन है वो अर्थ के 1/6 है, 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ, मतलब 10 डिवाइड बाई 6, यानी कि 1.66 समथिंग हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो अब बताओ यहाँ मास क्या होगा और वेट क्या होगा? मास जो है यहाँ स्टिल सेम रहेगा, क्यों? मास क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। और जो वेट है वो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1.66। कितना होता है 7 इंटू 1.66? कैलकुलेट करते हैं। हाँ, 7 इंटू 1.66, हम लोगों को क्या है एग्जैक्ट आंसर चाहिए अभी। तो 11.62 डब्लू। और इधर कितना है वेट तुम लोग का, 70। एक किधर पे है? ये है अर्थ पे। एक किधर है? ये मून पे। तो इसी के साथ चलो तुम लोग का एक और क्वेश्चन हो गया कि अर्थ पे जो वेट है वो तुम लोग का कितना है, 70 kg, और मून पे जो है वो वेट कितना हो जाता है, 11.62। जब भी तो तुम लोग के सरफेस पे जंप करते हो, कई वीडियोस में देखे होगे, जब भी जंप करते हो क्या थोड़ा बहुत हाई जंप कर लेते हो, क्यों? वहाँ पे तुम्हारा वेट बहुत कम हो चुका है। तो ये मास और वेट का जो है ये क्या है डिफरेंस। जैसे हम लोग को क्या पता चला, मास कांस्टेंट हमेशा, तुम यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, किसी भी हिस्से में चले जाओ, मास जो है हमेशा कांस्टेंट होगा। चेंज क्या होगा, वेट क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फॉर अ सिस्टम वेयर मास इज चेंजिंग, हाउ इज सेकेंड लॉ रिटर्न। तो सेकेंड लॉ ऐसे लिखते हैं, F इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ मास टाइम्स वेलोसिटी। तो मास क्या रहता है, कांस्टेंट, अभी हमने पढ़ा तो क्या आया, dv बाई डी टी। लेकिन एक रॉकेट इंजन, जिससे ये है रॉकेट इंजन है, ये यहाँ से रॉकेट जो है तो इसमें फ्यूल है पूरा, जैसे ये पूरा फ्यूल। तो अब क्या है, इसका एक वेट होगा, इसका एक मास होगा। लेकिन क्या हो रहा है, ये हम लोग क्या जो है, ये फ्यूल जो है इसका हम लोग वेट कंसिडर कर रहे हैं और ये फ्यूल का जो है मास कंसिडर कर रहे हैं। बट
जब रॉकेट बर्न होती है तो क्या होता है, इसका जो फ्यूल है वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता है। मतलब अगर मैं फ्यूल यहाँ कंसिडर करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूल का जो मास है वो चेंज हो रहा है। सर तुम लोग बोले कैसे, क्यों? फ्यूल क्या हो रहा है यहाँ पे, इवेपोरेट हो रहा है ना नीचे आके। जैसे पहले फ्यूल का लेवल ये था, धीरे धीरे फ्यूल कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अगर ये ऊपर चल के इसका टैंक खाली हो गया तो तुम बोलोगे मास टू फ्यूल का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्यूल का मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जीरो। भाई जब यहाँ फ्यूल ही नहीं रहेगा तो उसका मास उसका वेट बताओगे कैसे। तो इस केस में क्या हो रहा है, तुम्हारा क्या है, मास भी चेंज हो रहा है, तो इस केस में फोर्स क्या होगी, अगेन डीपी बाई डी टी, अगेन डी बाई डी टी ऑफ एम वी। बट यहाँ क्या हो रहा है, जो मास है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो तुम्हारा डेरिवेटिव क्या है, दो वेरिएबल है जो चेंज हो रहे हैं। तो सिंपल, तुम्हारा कौन सा रूल लगाओगे, चेन रूल। एक बार करोगे डी एम बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई वी प्लस एम बाहर बाई डी टी। तो ये क्या हो रहा है, न्यूटन का जो तुम लोग का सेकेंड लॉ है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो इस तरह से चेंज हो रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ये अगेन देखो, व्हेन अ पर्सन वॉक्स ऑन अ रफ सरफेस द नेट फोर्स exerted by the surface the person's foot acts in which direction। मतलब कंसिडर करो कि तुम लोग फ्लोर पे चल रहे हो, फ्लोर पे तुम लोग लेट से आगे की तरफ चल रहे हो, तो फ्लोर है वो तुम पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जीरो ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन। तो तुम लोग को लग रहा होगा कि ये वाला ऑप्शन होगा, ये गलत है। क्यों? व्हेन अ पर्सन वॉक्स ऑन अ रफ सरफेस, रफ सरफेस का मतलब क्या हो रहा है, फ्रिक्शन होगी वहां पे। द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द पर्सनस फुट, तो फोर्स है चलो कंसीडर करते हैं, जगह बनाते हैं next, यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, एक रफ सरफेस, पहले सरफेस बना लेते हैं, ये क्या है, रफ है। रफ का मतलब समझ जाते हैं तुम लोग, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, अभी ये पर्सन है, लेट्स से पर्सन है, ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, ये पर्सन का पैर है जो सरफेस से कांटेक्ट में, इस पॉइंट। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो सरफेस है ये पर्सन के पैर पे किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। तो जब तुम लोग चलते हो तो तुम्हारा पैर किस साइड जाता है, पीछे साइड। तो क्या कर रहे हो, हम लोग क्या करते हैं, वी पुश और बैक साइड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लोर पीछे की तरफ पुश करते हैं, इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, इन रिस्पॉन्स टू दिस फ्लोर क्या करता है, हम लोग को फॉरवर्ड साइड पुश करते हैं, फॉरवर्ड। वी पुश फ्लोर बैक साइड, फ्लोर पुश अस फॉरवर्ड। यहाँ देख रहे हो कि तुम लोग जब चलते हो तो हम लोग जो है चल रहे हैं, तो हम लोग फ्लोर को है बैक साइड जो है पुश कर रहे हैं, बट जो फ्लोर है फ्रिक्शन की वजह से हम लोग को क्या कर रहा है, आगे पुश कर रहे हैं। इसका मतलब जब हम लोग चलते तो हम लोग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फ्लोर पे। हम लोग तो चल रहे हैं, हम लोग फोर्स लगाते हैं बैक साइड, बट ड्यू टू फ्रिक्शन हम लोग क्या हो रहा है, आगे की तरफ क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। तो अगर यहाँ से फ्रिक्शन हटा देता हूँ, लेट्स से एकदम स्मूथ है, लेट्स से ये आइस है, अब बताओ तुम लोग आइस पे चल पाओगे, अगर एकदम स्मूथ आइस है। अब क्या होगा, जैसे आइस, लेट्स से ये आइस है, अब जैसे तुम इसके कांटेक्ट में आओगे तुम क्या फिर इसको पीछे पुश करोगे, बट यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो क्या होगा, गिर जाओगे किस साइड। जब भी वैसे आइस पे तो मैं भी अभी तक नहीं गया हूँ, जाऊंगा तो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बट इन दिस केस फ्रिक्शन इज जीरो, फ्रिक्शन जीरो, इसकी वजह से क्या होता है, तुम लोग क्या करते हो, बैक साइड पे तुम लोग पुश करते हो, वी बैक साइड, बट आगे जो है, आगे साइड फोर्स लगने को कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मूव नहीं कर पाते। तो
तो आज तुम लोग फ्लोर पे चल पा रहे हो, इसका वन ऑफ द रीजन क्या है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कैन मूव। अगर हर से फ्रिक्शन हट जाती तो हम मूव नहीं कर पाते। सो ये जो ऑप्शन है, when a person walks on rough surface, the net force exerted by the surface on a person foot acts in which direction? The direction of motion। तो किस साइड तुम पे जो फोर्स लगाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन।